हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, परनिंदा। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। साहित्य के एक विद्यार्थी से जब पूछा गया, तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, उसने उत्तर दिया, गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो मैं कहूँगा निंदा रस। सच पूछिए, अपना तो ये हाल है कि चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को न मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त ना हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाए। महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और न किसी अन्य उपकरणों की, न निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, न सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत और न मासिक चंदा। कम से कम एक श्रोता अवश्य चाहिए और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं। ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड न हो तो आप कैरम नहीं खेल सकते, किंतु परनिंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है। इस खेल में राजा और रंग का भेद नहीं माना जाता। परनिंदा के खेल को सभी खेल ही नहीं सकते, बल्कि खेलते हैं। सभी को अच्छा लगता है। परनिंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मगन है, निंदक भी रसलीन है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीर दास जी जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि थे, संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे। उन्होंने लिखा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। तिनका कबहू न निंदिए, जो पायंतर होए, कबहू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। कबीर दास जी तो महात्मा थे। यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे न की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। कबीर दास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते थे, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते। गुरु जी तो किसी की गिनती में ही नहीं रहे। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा, सो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए। बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा
यह है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना। हम उसके मुंह की तरफ देखते रह गए। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। बहू कभी किसी को कुछ नहीं दिया करती थी। पड़ोसिन चतुर थी। उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसने पड़ोसिन को चीज ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से अनेक उपहार भी दिए और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसिन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी मज़ेदार व्यक्ति हैं। उन्हें अपना सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ करें तो वे तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे हो गए हैं, बाबूजी भी पर भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ जाते अगर हमारे डैडी उन्हें रुपया उधार न देते। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटते में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। किसी की आवाज़ रेंकने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बजे रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मगन थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहां पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई, इस संसार में संयोजक दुर्लभ हैं। धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर रहूंगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। उन्हें चाय पिलाई। ज्यों ही वे बैठक से बाहर निकले, फिर क्या था कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गामा भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। न कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी इन्होंने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उनको टोकते हुए कहा, भाई साहब, उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही उन पर पिल पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का मज़ा तो पीठ पीछे ही है। सामने तो मूर्ख कहते हैं और हमारे कहने से क्या होता है, लोग मौज उड़ाएं और हम ज़बान से भी ना कहें। मैंने यह अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज़ हों। उनको तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आईं और लगी उनको धमकाने। काफ़ी आदमी भी जुड़ गए जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी।
वह भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए थे। बचते तो बचते कैसे? बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफ़ी मांगकर उनका पिंड छुड़ाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे इनसे कितने बेगार कराती है, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभिन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सब बातें कह दी। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी बात पड़ गई है। मैंने मजाक मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था। किसी भिड़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया है। कल दिन भर घर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया तथा अब मायके जाने को तैयार बैठी हैं। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा, यार आज पहली बार है क्या, क्यों नहीं अपनी ज़बान पर काबू रखते हो? मन बहलाने के और भी अनेक साधन हैं। क्या दूसरों की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता? भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चला चलता, मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ूं इतने बाल मेरे सिर पर नहीं हैं। बहुत मिन्नत करने पर मैं उनके साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसी जेठ की मास को दोपहर में सूर्य की होती है। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। समझ नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी। आखिर बूढ़े होने की आस, अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के? भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है, और ये है कि इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने भी बोलचाल बंद कर रखी है। जिसकी देखो बुराई। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। तो देखा बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करना अच्छी बात नहीं है। आप भी इस पाठ को स्वयं पढ़ना और अभ्यास करना।